पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं आर के मिश्रा। आज रसायन शास्त्र के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि साइंस के क्वेश्चन अगर आपको 20 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन मैक्सिमम आपको तत्वों का आवर्त सारणी से जरूर आएगा। जैसा कि मैंने पहले आपको पढ़ा चुका हूं कि तत्वों को करीब 118 तत्व हैं और हर तत्व का अलग अलग गुण है। कुछ कुछ में समानता भी है, कुछ असमानता भी है। तो यह संभव नहीं है कि सभी तत्वों को एक साथ अध्ययन किया जाए, क्योंकि 118 120 क्योंकि बढ़ते रहते हैं। 92 जो है वह प्राकृतिक है और बाकी आर्टिफिशियल है। जब मैन मेड या आर्टिफिशियल आना शुरू हो गया तो संभव है कि ज्यादा से ज्यादा बनते जाएगा। इस स्थिति में सभी का अलग अलग अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसको सोचते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयास किया कि यदि जिसका गुण अगर एक समान हो उसको हम एक जगह करें। तो इससे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कोशिश किया लेकिन ज्यादा सफल नहीं हुए। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसमें पहला जो है वह है डोबेनाइड का ट्रिक ट्रिक नियम, मतलब डोबेनाइड ट्रायर्स रूल। डोबेनाइड के ट्रायर्स रूल में दोस्तों ने क्या किया था, इसने कि 3 का ग्रुप बनाया और 3 ग्रुप में देखा इसने कि बीच का जो 3 ग्रुप का उसने आवर्त क्या कहते हैं उसको परमाणु भार के या परमाणु द्रव्यमान कहिए, उसके आधार पर उसने सजाने की कोशिश किया। जब सजाया तो देखा कि बीच का जो परमाणु भार है वह प्रथम 2 का बराबर के औसत के बराबर है। ठीक है ना। ये तो मैंने इसलिए इसको आपको लिख के भी दे रहा हूं ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। केवल पढ़ाने से नहीं काम चलेगा, इसका नोट्स भी आपको चाहिए और इसीलिए इसका मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको नोट्स दे दूंगा, मेरे साइट पर भी है, ऐप पर भी डाउन है इसका। तो जहां से आप उठाना चाहे सॉरी पढ़ सकते हैं। तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसको इसलिए त्रिक का नियम कहते हैं। त्रिक का नियम क्यों कहा कि देखिए यह आपको इस ढंग से इसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो जैसे देखिए एग्जांपल लिया इसने, पहला जो ट्राइड बनाया उसमें लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम तीनों का समान गुण है। बहुत सारे तीनों क्षारीय धातु है, तीनों के परमाणु बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है ना। इस ढंग से बहुत सारे गुण मिलते हैं। जब गुण को मिला और इनके परमाणु भार को व्यवस्थित किया तो देखा गया कि जब लिथियम का परमाणु भार 6.9 है और पोटेशियम का 39.2 है तो भाग दिया तो 23 सोडियम का आ गया। तो इस ढंग से इसने इस चीज को क्लासिफाई किया। तो मतलब अब फिर आप सुनिए क्या हो गया कि सबसे पहले, हालांकि इससे पहले 2-3 और भी थे लेकिन उसका नाम आपको काम का नहीं है, आप यहीं से फोकस कीजिए कि 1817 में डोबनर ने ट्रिक रूल के आधार पर निकाला था। तो ट्रिक रूल में बच्चों क्या है मेरा कि बीच वाले का परमाणु भार जब उसको परमाणु भार के आरोही क्रम में, आरोही मतलब क्या होता है बढ़ते से घटते से क्या हो गया आरोही में कि घटते से बढ़ते की ओर अगर ले जाते हैं तो बीच का जो परमाणु भार है वह प्रथम 2 के परमाणु भार का औसत होता है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण उसी ढंग से देखा गया कि कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम इसका परमाणु भार जो है मतलब इसका गुण भी मिलता है। और आप देख लीजिए कि इसी को यहां अगर करते हैं तो कैल्शियम का ले लीजिए 40 प्लस 137 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 7 और 1 अपॉन 2। देख लीजिए 8 और 8 पॉइंट कुछ कुछ हो जाएगा 0.5 होगा। तो यहां देख लीजिए कि यह इसका परमाणु भार करीब करीब औसत हो गया। इसी ढंग से क्लोरीन और ब्रोमीन का लिया, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों के बहुत सारे गुण मिलते हैं। तो देखें लेकिन इसका तो क्या हो गया फिर से सुन लीजिए कि डोबनर्स के ट्रिक रूल के अनुसार क्या हो गया कि यदि परमाणु के यदि किसी तत्व के परमाणु भार को बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो बीच का जो होता है वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होता है अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत होता है। इसमें 3 का निकाला गया, लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा हो गया कैल्शियम बेरियम स्ट्रोंशियम एंड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। लेकिन इसकी सीमाएं क्या है कि केवल ट्रिकी 3 ही रूल बना पाया। ठीक है। तो डोबनर्स का जो सबसे पहले है जहां से कुछ बेस मिला
उसके आधार पर अपना आगे कोशिश किया। कम से कम एक तो पता चल गया कि लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ही विचार वाले हैं, मतलब एक ही उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद जो साइंटिस्ट आए वह जहां से आपको ज्यादा जरूरत, न्यूलैंड्स का औष्टक नियम। न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव रूल दिया। उसने भी तत्वों के परमाणु भार के आधार पर सजाया और देखा गया कि 8 के बाद जब परमाणु जो उसका रासायनिक गुण होता है या भौतिक गुण वो मिलते रहता है। जिस ढंग से म्यूजिक सिस्टम में सारे गामा पादा सीना सा करके, उसी ढंग से इन्होंने दिया अष्टक रूल। तो इसका क्या हो गया कि इसने तो सबसे कम हाइड्रोजन को आरंभ किया, 6 सोडियम की। इसने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण धर्म पहले तत्व के गुण धर्म के समान होता है। इससे तो इन्होंने तुलना सारे गामा पादा से किया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूलैंड्स का ऑक्सटक नियम। क्या न्यूलैंड ऑक्सटक कब शुरू की थी? सन 1886 में बच्चों ने, अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन ल्यूनस ने तत्वों के परमाणु भार के, देखिए पहले था डोर्नेस, उसने भी परमाणु भार को बेस माना था, फिर न्यूलैंड्स ने परमाणु भार को बेस माना, लेकिन कहा उसने मात्र 9 एलिमेंट को उसने क्लासिफाई कर पाया और इन्होंने 56 तक आ गए। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां आ गई। पहला क्या हो गया कि 56 एलिमेंट को क्लासिफाई कर गया, लेकिन उस समय एलिमेंट इससे अधिक थे तो नहीं हो पाया। अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, इससे ज्यादा नहीं हुआ। और कहीं कहीं ऐसा हो गया कि इसको समायोजित करने के लिए, क्योंकि अपना पीरियोडिक टेबल के लिए सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए कि उसका प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। अपना टारगेट ये नहीं है कि उसको परमाणु भार के क्रम से देखा जाए, उसका है कि किसी तरह से प्रॉपर्टी मिला जाए। तो इसी पर जैसे हीट एंड ट्रायल हुआ, तो हीट एंड ट्रायल में हुआ कि यहाँ 8वें का प्रॉपर्टी पहले से मिलता है, उसने 3 का परमाणु भार पर देखा तो उसका प्रॉपर्टी मिलता है, लेकिन इनका जो हुआ कैल्शियम तक ही लागू हुआ। लेकिन कहीं कि अगर प्रॉपर्टी मिल रहा है और परमाणु भार सही नहीं है तो इन्होंने जबरदस्ती उसको एक साथ कर दिया। जैसे कोबाल्ट और निकेल को एक साथ उन्होंने एक साथ उससे स्तर जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन, अब यहाँ इन्होंने गलती किया कि देखिए इसको अंडरलाइन करते तो कोबाल्ट और निकेल को के साथ में इन्हें एक उसी स्तर में रखा गया जब फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन का है जिसका प्रॉपर्टी, और आयरन और कोबाल्ट को इन्होंने अलग रख दिया। नोबल गैस के बारे में कुछ नहीं बदला। नोबल गैस किसको कहते हैं? निष्क्रिय गैस, जो जिसको की रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। पहला आपको डोर्नर से याद हो गया, दूसरा बच्चों न्यूलैंड्स का ऑस्टेक नियम याद हो गया। न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल भी क्या है? म्यूजिक सिस्टम के आधार पर, इसलिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है। इसी दो को बेस बना के जिनका सबसे ज्यादा योगदान है वह मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। मेंडलीव ने तत्वों के मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्मों के समानता के आधार पर व्यवस्थित किया है। 2 याद कीजिए, इन्होंने परमाणु भार को या परमाणु द्रव्यमान को बेस बनाया और रासायनिक समानता, क्योंकि कुछ ऐसे जगह होते थे कि परमाणु भार में टैली नहीं करता है लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, तो उसको उन्होंने एक गुण में रख दिया। कुछ में ऐसे भी थे कि रासायनिक गुण समान थे लेकिन पीरियोडिक टेबल का परमाणु भार गलत था, तो भी उनको एक जगह से व्यवस्थित कर दिया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको इन्होंने बतलाया है कि यदि तत्वों के परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः रिपीट होने लगता है। इसी को आवर्तता, पीरियोडिसिटी कहते हैं। देखिए, नियमित अंतराल के पश्चात गुणों की इस प्रकार की पुनरावृत्ति को आवर्तता, पीरियोडिसिटी कहते हैं। इसे सारणी में आवर्त नियम के आधार पर कहा गया है। मतलब आवर्त नियम क्या हो गया कि तत्वों के उनके मूल गुणधर्म, परमाणु गुणधर्म के समानता के आधार पर बस। तो क्या हो गया आपका मेंडलीव का क्लासिफिकेशन कि यदि तत्वों को परमाणु भार के आधार पर बनाया जाए तो निश्चित अंतराल के बाद उसका गुण रिपीट होता है, इसको पीरियोडिसिटी कहते हैं, और इसे आवर्त सारणी उन्होंने नाम दिया। आवर्त सारणी जब उन्होंने दिया तो उसमें उसको जो एक तो होता है, जैसे मैं यहां बता दूं कि ईस्ट हैंड से एक होता है, इसको इन्होंने पीरियड नाम रखा, आवर्त। और ऐसे जो दिया इसको उन्होंने ग्रुप नाम दे दिया। कि अब रहा कि इसकी विशेषता क्या है। मेंडलीव आवर्त सारणी ने सभी तत्वों को बढ़ते हुए क्रमानु भार में रखा और इसने 2 चीज को फिक्स किया, गुणों की क्रमबद्धता अनुक्रम और गुणों की आवृत्ति, पीरियोडिक रेगुलेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। तत्वों के निश्चित के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं, और जैसे मैं बताया कि 36 कतारों को आवर्त कहा गया, और
ऊपर से नीचे वाले को वर्टिकल कॉलम को इन्होंने क्या किया, आवर्त हो गया, इसको इन्होंने आवर्त नाम दिया और इसको इन्होंने ग्रुप नाम दिया। अब मेंडलीव के आवर्त सारणी की उपयोगिता क्या है? पहला है कि तत्वों के व्यवस्थित अध्ययन हो गया। आप जैसे मानिए कि कुछ प्रॉपर्टी, जैसे एग्जाम्पल देखिए कि आपने अगर सोडियम के बारे में प्रॉपर्टी जानते हो, जैसे वो क्षारीय धातु है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वह धातु से रिएक्ट करता है, वह सॉफ्ट है, तो कुछ प्रॉपर्टीज आप पोटेशियम के बारे में वही बोल सकते हो, क्योंकि वह मिलता जुलता, वह जल से क्रिया करके क्षार बनाता है। इसी ढंग से आप पोटेशियम भी होता है, सीजियम भी होता है, लिथियम भी होता है। तो इसलिए तत्वों को व्यवस्थित अध्ययन के लिए बहुत ज्यादा फायदा हो गया। दूसरा हो गया कि तत्वों के गुणों के अध्ययन के लिए, क्योंकि एक ही तत्व के सभी गुण समान होते हैं। और न सबसे बड़ा विशेषता क्या हो गया कि कुछ जगह जैसे अगर परमाणु भार के क्रम पर सराहते थे तो देखा गया है कि वहां कुछ तत्व का परमाणु भार के आधार पर नहीं करके उसको गुणों के आधार पर देखा तो परमाणु भार चेंज आ रहा, तो उन्होंने क्लियर बोल दिया कि इसका परमाणु भार गलत है। अब बाद में देखा गया कि वाकई में परमाणु भार गलत है। इसी को अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि इसे कि आप नए तत्वों को खोजने के लिए कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको कि उन्होंने पहले ही बता दिया कि नेचर में ऐसा तत्व है गुण के आधार पर, जैसे एक का बोरन कर दिया ढंग से, लेकिन अब बाद में देखा गया कि वाकई में जो उन्होंने भविष्यवाणी किया था वो सही है, तो इसके आधार पर इनका क्रेडिट और भी ज्यादा हो गया। देखिए नेक्स्ट है इसका, जैसे इसी को देखिए कि स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम को इन्होंने एका बोरन, मतलब बोरन के बाद एल्युमिनियम को एका एल्युमिनियम और सिलिकॉन को एका सिलिकॉन कहा। एका मतलब संस्कृत शब्द है, तो इन्होंने सही किया। चौथा इसका क्या हुआ है कि आवर्त सारणी के बहुत से तत्व बेरिलियम वाले परमाणु भार का सही निर्धारण किया गया, क्योंकि उसमें मैच नहीं करता था। तो इसीलिए अगर कहा जाए तो पीरियोडिक टेबल में इसको भगवान कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो भविष्यवाणी किया वो भविष्यवाणी सही निकला। अब है कि इसका भी कुछ लिमिटेशन था। लिमिटेशन पहला है कि हाइड्रोजन का स्थान उन्होंने फिक्स नहीं कर पाया। हाइड्रोजन का बहुत सारे गुण लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से मिलता है और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से मिलता है। तो अगर देखा जाए तो इसका उन्होंने स्थान फिक्स नहीं करके केवल क्षार धातु के साथ रख दिया, जबकि इसका बहुत सारे गुण वहां भी होना चाहिए। दूसरा है कि कुछ तत्व जैसे ट्रांसयूरेनिक तत्व, मतलब लैंथेनाइट जो दुर्लभ मुद्रा धातु कहते हैं, इसका उन्होंने कुछ स्थान नहीं दिया। तीसरा हो गया कि अक्रिय गैस के बारे में इन्होंने मतलब आर्गन, क्रिप्टन, जेनर और रेंडम, इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ गया है कि चूंकि इन्होंने परमाणु भार के आधार पर सजाया था, तो अगर आप देखोगे परमाणु भार के आधार पर अगर आप देखोगे तो जैसे क्लोरीन का है तो क्लोरीन 35, 37, चूंकि यह परमाणु भार है, यदि परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित करते हो तो Cl35 और Cl37 को अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि परमाणु भार अलग अलग है। लेकिन चूंकि इनके रासायनिक गुण समान होते हैं इसलिए इनको एक ही जगह रखा गया। इसलिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एक और कमी रह गया कि उनको समभारिक में समान परमाणु भार समस्थान परमाणु भार अलग होते हैं लेकिन गुण समान होते हैं, इसलिए एक ही आवर्त में रखा। लेकिन उसके बाद तथा उन्होंने समस्थानिक और एक समभारिक उन्होंने कोई स्थान नहीं दिया, तो इनकी कुछ कमियां रह गई। अब जाके नेक्स्ट जो उसका है कि अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्व पहले रहे, जैसे टेलुरियम और आयोडीन। तो टेलुरियम को आयोडीन के बाद रखा गया क्योंकि टेलुरियम का जो प्रॉपर्टीज है वो आयोडीन के प्रॉपर्टी से एक 17 ग्रुप का है, एक सिलिकॉन 14 का है। और कहीं कहीं अब जैसे देखिए कि क्षार धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ सिक्का धातु कॉपर, AU को भी इन्होंने रख दिया। तो कुछ ऐसी कमियां थी जो कि इनके लिए मतलब 100% सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन मेंडलीव का सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है कि बहुत हद तक इन्हें पीरियोडिक मतलब एलिमेंट को एक जगह, मतलब समान प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक जगह ले आया, जिसके कारण आने वाले साइंटिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। कम में मैं चाहता हूं कि जितना आपको नोट्स दिया पहले इसको पढ़ ले। उसके अलावा मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने ब्रह्मास्त्र, हेराल्ड द्वारा प्रकाशित ब्रह्मास्त्र प्रश्न बैंक जरूर खरीद लिया होगा, और जिन्होंने नहीं भी खरीदा है
तो प्लीज उसको परचेज कर ले। 1800 क्वेश्चन का दुर्लभ संग्रह है। वह 2017, 2016 एवं 2021 के जो पेपर हुआ है आपके, उसको आधार को लेते हुए विश्लेषण किया गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अभी आप देखो, पर्यावरण से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो कि प्योर साइंस में वो नहीं होता है, वो आपके नीचे क्लास में, उससे भी मैंने क्या क्या संभावनाएं क्वेश्चन को, वो भी मैंने आपको दिया है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप जो मैं थ्योरी पोर्शन दे रहा हूं उसके साथ साथ आपको, अगर आप ब्रह्मास्त्र के सारे क्वेश्चन को आप ढंग से कर लेते हैं, तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप केमिस्ट्री के मतलब साइंस के चैप्टर के जो 15 नंबर आपके लिए वेटेज है, उसमें बहुत हद तक आप स्कोर कर लेंगे। इतना ही नहीं, जब तक आपकी एग्जाम होती रहेगी, अंतिम एग्जाम के अंतिम दिन तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और चाहूंगा कि कितना ज्यादा से ज्यादा दे दूं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपकी पसंद आएगी। इसे आप आगे भी थोड़ा फॉरवर्ड करें ताकि दूसरे बच्चे को भी भला हो सके। और यदि कोई बुक किसी दुकान पर नहीं मिलती है तो मेरी वेबसाइट है competition.in, जिसको कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। ओके दोस्त, जय हिंद, जय भारत।